हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 29 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। लेकिन इससे पहले आपको शॉर्ट न्यूज़ बता दें कि जो ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है वो अब अपलोड की जा रही है और उसे आप विजिट कर सकते हो। और अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर करो। एंड बस यही न्यूज़ आपको बतानी थी। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा से पास हो गई है। तो ये जो आपका बिल है ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 2021 में लाई गई थी उसे रिप्लेस करेगा, है ना। अप्रैल 2021 में प्रोमulgate करी गई थी। और ऑर्डिनेंस आपको ही पता है कौन प्रोमulgate करता है, प्रेसिडेंट। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑर्डिनेंस की क्या होती है, 6 मंथ, है ना। और अल्टीमेटली उसके बाद उसे हाउस से पास करवाना पड़ता है। और अब आप देख सकते हो लोकसभा से पास हो गई है ना। और इस बिल में खास बात यह है कि ये बिल आपका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर एमएसएमई सेक्टर उसके लिए इंट्रोड्यूस करता है। क्या है ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं प्री पैक रेजोल्यूशन की, तो इसमें जो आपके डिस्ट्रेस्ड कंपनी होते हैं, डिस्ट्रेस्ड कंपनी यानी कि जो कहीं ना कहीं जिनसे लोन लिया है उसको पे करने में असक्षम है बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोरोना भी हो सकता है ना, कोरोना का भी फैक्टर यहाँ पर आ सकता है। तो प्री पैक रेजोल्यूशन फोकसेस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द डेब्ट ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी वाया डायरेक्ट एग्रीमेंट जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एग्जिस्टिंग आउटसाइडर्स या फिर आउटसाइड इन्वेस्टर्स के बीच किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस, है ना। तो जनरली जो आपका डेब्ट का रिजोल्यूशन, एक तो ये तरीका आईवीसी में अपनाया जाता है कि पब्लिक बिडिंग प्रोसेस जिसमें डिफरेंट जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे उनको बुलाया जाता है कि भाई साहब आप इस कंपनी को बिड कर लो और बदले में आप हमें पैसे दो और आप इस कंपनी का ओनरशिप मैनेजमेंट ले लो, है ना। तो एक ये तरीका होता था। लेकिन अभी क्या होगा, एक डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द एग्जिस्टिंग ओनर्स या आउटसाइडर इन्वेस्टर्स। तो अगर हम की फीचर्स ऑफ दिस बिल की बात करें तो सबसे पहली बात कि आईवीसी यानी कि पीआईआरपी दैट इज योर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए वो 1 करोड़ रुपीस का होना चाहिए, तभी पीआईआरपी के तहत जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट होगी, है ना। दूसरा जो प्रोविजन किया गया है साइमल्टेनियस एप्लीकेशन के डिस्पोजल को लेकर, है ना। यानी कि अगर सेम कॉर्पोरेट डेप्टर ने विभिन्न जगह से लोन लिया था और अल्टीमेटली वो चुका नहीं पाए और इंसॉल्वेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस एप्लीकेशंस अगर लेंडर्स के द्वारा किया जाता है तो वो इनिशिएट हो सकते हैं फॉर द रिजोल्यूशन प्रोसेस दैट इज योर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड पीआईआरपी which is pending against the same corporate debtor। तो जब हम बात करते हैं CIRP दैट इज योर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये मैकेनिज्म है फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो ओपन बिडिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। और देयर इज ए पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू PIRP, वो भी है। साथ ही साथ स्विस चैलेंज को अलाउ करता है ये बिल टू एनी रेजोल्यूशन प्लान। और स्विस चैलेंज में क्या होगा कि आपका जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का ड्यूज है अगर वो फुल रिकवरी नहीं कर पा रहा है कोई रिजोल्यूशन प्लान, तो उस रिजोल्यूशन प्लान को तब भी हरी झंडी दे दी जाएगी और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा इवन द फुल रिकवरी ऑफ ड्यूज इज नॉट गोइंग टू हैपन वाया दैट रिजोल्यूशन प्लान। तो उसके लिए अलाउ किया गया है ना। तो देख सकते हो अंडर द स्विस चैलेंज मैकेनिज्म एनी थर्ड पार्टी उसको परमिट किया जाएगा कि वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करे फॉर द डिस्ट्रेस्ड कंपनी, और जो ओरिजिनल एप्लीकेंट होंगे उनको या तो मैच करना पड़ेगा इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान को या फिर और फॉरगो द इन्वेस्टमेंट। फॉरगो द इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट को स्वेच्छा से परित्याग करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट को एग्जिट आउट करना, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो आपका PIRP तरीका लाया गया है इसमें आपको 120 डेज का टाइमलाइन दिया जाएगा, जिसके फायदे ये होंगे कि टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो सकेगा विद इन 120 डेज, जहां पर आपका CIRP टाइमलाइन मैक्सिमम 270 डेज अलाउ करता है फॉर द रिजोल्यूशन प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूटेड। लेकिन कहीं ना कहीं
एक इश्यू भी है कि 86% केसेस कहीं ना कहीं इस टाइमलाइन को ब्रीच किया है, तो ये भी दिक्कत है। इम्प्लीमेंटेशन में तो दिक्कत हमेशा रहती है ना। और ये जो PIRP है, ये बेसिकली डेब्टर इन कंट्रोल को प्रोविजन को बेसिकली अलाउ करती है, जिसके कारण आपका मिनिमम बिजनेस डिसरप्शन हो सकेगा। जबकि अगर CIRP की बात करें तो ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रोवाइड करता है और ये कंट्रोल करता है डेब्टर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। और जो तीसरा है वो है आपका लेसन द बर्डन ऑन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बिकॉज इसके माध्यम से जब सॉल्यूशन होगी तो डेफिनेटली जो NCLT के पास मामले कम जाएंगे तो उनके बर्डन कम होंगे, है ना। तो ये बेसिक प्रोविजन आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2020 को लेकर है। और अल्टीमेटली इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड जो आपका PIRP है ना। PIRP मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन, इन्होंने एक एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखा था जिसके तहत 55% कार्बन इमिशन को कम करने का टारगेट इन्होंने निर्धारित किया था कंपेयर टू द 1990 लेवल बाय 2030। और इसी इनिशिएटिव को, इसी टारगेट को इन्होंने फिट फॉर 55 इनिशिएटिव का नाम दिया था। इस इनिशिएटिव को याद रखना, फिट फॉर 55 इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन का, जिसके तहत 55% ऑफ कार्बन इमिशन को कम करने का टारगेट रखा गया था कंपेयर टू 1990 लेवल बाय 2030। और इसी को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में ये वर्ल्ड का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने जा रही है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, और इसी को नाम दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये जो टैक्स लगाई जाएंगी बाय 2026, है ना, यानी कि 2026 के बाद से ये आपका CBAM आपका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इसे लाने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो कंपनीज हैं वो बेसिकली कार्बन नॉर्म्स जो यूरोपियन यूनियन में सेटअप किए जाते हैं, लाए जाते हैं, उनका फॉलो नहीं करती है। इन द सेंस कि ये सब कंपनीज क्या करते हैं, दूसरे लोकेशन में अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देते हैं, उन लोकेशन में जहां पर वी हैव द चीपर पोल्यूशन कॉस्ट एंड लूज क्लाइमेटिक रेजोल्यूशन। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टारगेट सेट किया गया है वो तो अचीव नहीं हो पाता है। और ये शिफ्ट क्यों करती है, बिकॉज इनको कॉस्ट में सेविंग आती है ना। तो ये जो कार्बन लीकेज हो रहा है उसे एड्रेस करने के लिए ये आपका टैक्स के रूप में लाने का प्रयास कर रहा है ऑन इंपोर्टेड गुड्स। और बेसिकली व्हेन वी से कार्बन बॉर्डर टैक्स, तो ये टैक्स होगा कार्बन इमिशन के ऊपर जो इम्पोज किए जाएंगे इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर फ्रॉम कंट्रीज हैविंग द लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसी। और इसके माध्यम से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सकेगा बिटवीन द इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कंपनी ये कहते हैं कि भाई साहब अगर हम यूरोपियन यूनियन में रह के प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, वो तो महंगा होगा क्योंकि हमें वेरियस नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो लेस कॉस्टली होगा क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स रेगुलेशंस कमजोर है, वीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपका नहीं हो पा रहा है ना। ऐसे में तो हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं। इसलिए आप क्या करो, टैक्स लगाओ जिसको नाम दो कार्बन बॉर्डर टैक्स का, और अल्टीमेटली उसको लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे गुड्स को विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्टेड गुड्स प्रोवाइड करो। लेकिन इंडिया का अपोजिशन भी देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ये सब जो प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करती है वो जाहिर सी बात है डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा करती है ना। तो अगर इंपोर्ट पर टैक्सेशन लगाया जाएगा, नाम चाहे कोई भी हो, तो वो तो एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर ही कहलाएगा ना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने अपोज किया है इस मैकेनिज्म को, दैट इज योर CBAM, और इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहा है बिकॉज इट विल रैंप अप द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द यूरोप एंड इसके कारण डिमांड भी श्रिंक होगी। और आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का, तो इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के प्रोड्यूसर पर हो सकता है, इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर पर हो सकता है। साथ ही साथ इट आल्सो गोज अगेंस्ट द UN प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। इसके तहत क्या होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का जो जिम्मा है वो तो सबका, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। बिकॉज जो रिच कंट्रीज है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज ये रिच कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल थे पास्ट में क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा से ज्यादा इमिट करने में, जिसके कारण आज इतने लेवल में ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है ना।
और ये जो प्रिंसिपल है, एक्नॉलेज दैट रिचर कंट्रीज हैव ए रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। और देख सकते हो सीबीएम कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है नॉन यूरोपियन यूनियन से, अब यहाँ पर आपका स्टॉप का बैरियर लग जाएगा, है ना, बोलेगा सबसे पहले सीबीएम सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए इंपोर्ट का, और उसके बाद बायर खरीदेगा प्रोडक्ट को। अब अल्टीमेटली तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ये बॉर्डर टैक्स, है ना। जबकि अगर यूरोपियन यूनियन सप्लायर है और ये दूसरे जगह भेज रहा है तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देख सकते हैं ना, सीबीएम नॉट एप्लीकेबल ऑन यूरोपियन यूनियन ओरिजिनेटिंग गुड, तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज योर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एड्रेसेस द प्री समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021। तो बेसिकली अभी आपका यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट होने वाली है, जिसका डेट रखा गया है सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में। तो उससे पहले आपका यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम प्री समिट 2021 देखने को मिला रोम में, जो ऑर्गेनाइज करी गई यूनाइटेड नेशन एंड इटली के द्वारा। तो ये जो आपका यूएन फूड सिस्टम समिट है, ये बेसिकली एम कर रही है कि वो नए एक्शन लॉन्च करेंगी सो दैट जो भी 17 एसडीजीज है उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस होगा उसको डिलीवर किया जाए, है ना। और ईच ऑफ एसडीजी रिलायज ऑन हेल्दियर मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम। तो ये जो फूड सिस्टम टर्म है बेसिकली इट रेफर्स टू कंस्टलेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि वैसे एक्टिविटीज जिसमें आपका प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ फूड है। इस समिट के दौरान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पर एम्फेसाइज किया है टू अचीव द एसडीजी गोल जो 2030 तक एम किया गया है टू बी कंप्लीटेड। और ये भी बोली गई है कि 12 आउट ऑफ 17 एसडीजी वो तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई ये एग्रीकल्चर फूड सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सस्टेनेबल बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या स्टेप लिए गए हैं टू मेक एग्रीकल्चर फूड सिस्टम सस्टेनेबल? तो वी हैव द पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम इरिगेशन के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम टू कंजर्व वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज, एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके तहत इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाएगा फॉर कवरिंग द रिस्क ऑफ द फार्मर। एंड इनिशिएटिव जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप किए गए हैं विद ए कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़, और 10,000 एफपीओज भी सेटअप किया गया है। फिर पीएम किसान स्कीम भी लॉन्च करी गई है, एज वेल एज वेरियस स्कीम्स हैं, है ना, सो दैट फार्मिंग एज वेल एज फार्मर्स के इनकम को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके और एग्रीकल्चर से इनको कनेक्ट रखा जा सके। और ये देख लो यूएन फूड सिस्टम समिट 2021, ये 5 एक्शन ट्रैक से गाइडेड होंगे। एक तो ये है कि इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड फॉर ऑल, दूसरा आपका शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, तीसरा आपका बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, चौथा आपका एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड, और पांचवा है आपका बिल्ड रेजिलियंस टू वल्नरेबिलिटी शॉक एंड स्ट्रेसेस जो क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल 2021 एंड साथ ही साथ अमेंडमेंट इन एलएलपी एक्ट यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो इन दोनों में क्या चेंजेस प्रपोज की गई हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले डीआईसी-जीसी बिल की बात करते हैं। तो डीआईसी-जीसी की बात करें तो ये आपको ही पता है सब्सिडरी बॉडी है आरबीआई की, फुल्ली ओन्ड बाय आरबीआई, और ये इंश्योरेंस कवर देता है बैंक के डिपॉजिट के ऊपर, और इसमें सारे बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर करते हैं, चाहे वो सेविंग हो, फिक्स्ड हो, करंट डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो। एंड इट आल्सो कवर ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक ब्रांचेज इन इंडिया एक्सेप्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो याद रखना है डीआईसी-जीसी आपको इंश्योरेंस कवरेज ऑन बैंक डिपॉजिट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सेप्ट द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेजर हाईलाइट क्या है, इस चेंजेस में क्या प्रपोज किए गए हैं? तो ये आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट को अमेंड करेगा, और इसमें आपका अप टू 5 लाख का फंड प्रोवाइड करेगा टू एन अकाउंट होल्डर विद इन 90 डेज अगर कोई बैंक मोरेटोरियम के दायरे में आता है विच इज इम्पोज्ड बाय आरबीआई, है ना। तो जो भी डिपॉजिटर होंगे उनको अप टू 5 लाख तक का डिपॉजिट फंड्स मिल जाएगा विद इन 90 डेज। तो टाइम लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डेज लिमिट किए गए। साथ ही साथ इट ऑल्सो परमिटेड टू रेज द डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बाय 20% इमीडिएटली, है ना, तुरंत
जैसे ही ये बिल आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 20% से राइज हो जाएगा जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करते हैं, और मैक्सिमम 50% तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और जो प्रीमियम है याद रखना डिपॉजिटर पे नहीं करता है, आप और हम नहीं पे करते, ये बैंक के द्वारा पे किया जाता है टू द DICGC। एंड लास्ट ईयर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर वो बेसिकली पहले 8 लाख था और उसको फिर रेज करके 5 लाख किया गया है। अब बात करते हैं LLP बिल में क्या प्रोविजन है। सबसे पहले LLP की बात करते हैं तो इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म जिसमें लिमिटेड लायबिलिटीज की जो कंपनी होती है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है एस्टेब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट एंड इट इज लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लायबिलिटी है यानी कि अगर कोई नुकसान कोई पार्टनर करता है या किसी पार्टनर के डिसीजन के कारण नुकसान हो जाता है तो जो लायबिलिटी है पार्टनर की वो लिमिटेड होगी टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। कि भाई साहब अगर कुछ नुकसान हुआ किसी का डिसीजन के कारण तो मेरी लायबिलिटी मात्र 40% होगी या 30% होगी या 20% होगी। तो ये हो गया आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, और ये याद रखना है रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेजर हाईलाइट की बात करें तो ये आपका LLP एक्ट 2008 को अमेंड करता है एंड इट डीक्रिमिनलाइजेस 12 ऑफेंसेस अंडर द लॉ सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस कर सके। डीक्रिमिनलाइज मतलब अगर कोई ऑफेंस आपका अगर करता है विद इन दिस 12 कैटेगरी तो पहले क्या होता था जेल भी जाया जा सकता था, लेकिन अब जेल नहीं जाया जाएगा, कंपनसेशन दे दो पैसों के माध्यम से तो सॉल्यूशन हो जाएगी, है ना। एज वेल एज टू इनकरेज इंटरप्रेन्योर्स एंड न्यू डेफिनेशन फॉर स्मॉल LLP डाली जाएंगी बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर साइज एंड कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स, ये भी इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, है ना। तो होप आपको LLP के बारे में समझ आई होगी। नेक्स्ट इज योर Parliament passes Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021। तो ये आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। वल्नरेबल सेक्शन टॉपिक आपके मेंस का है, उसके अंतर्गत ये कवर हो जाएगा। तो ये जो बिल है ये आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 को अमेंड करता है सो दैट चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो एनवायरनमेंट है उसको स्ट्रेंथन अप किया जा सके अंडर द 2015 एक्ट। और ये जो आपका अमेंडमेंट किया जाएगा इट इज इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, UN रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस जिसको बेजिंग रूल्स भी कहते हैं, एज वेल एज हैग कन्वेंशन 1993। तो इन सब के प्रोविजन को भी इस बिल में डाला गया है ना। क्या की फीचर है तो देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो इश्यू कर सकते हैं ऑर्डर्स को बोथ फॉर इंटर कंट्री एंड इंटर कंट्री एडेप्टेशंस सो दैट प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन को फास्ट ट्रैक किया जा सके। 2015 एक्ट में कोर्ट इश्यू करता था, अब की बार आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलाउ किया जाएगा कि वो इश्यू कर सकते हैं ऑर्डर्स बोथ फॉर इंट्रा कंट्री एज वेल एज इंटर कंट्री एडॉप्शन, है ना। एज वेल एज एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, उससे भी डिफाइन किया गया है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के मेंबर्स होंगे उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी पैरामीटर होगी उसको डिफाइन करता है। एंड एज पर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सर्वे ओवर 7600 ऑफ CWCs दैट इज योर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज इनके डिप्लोरेबल लिविंग कंडीशन है, यानी कि स्थिति में सही नहीं है ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा तो फिर क्या केयर ये करेंगे, है ना। एंड ये जो एक्ट है ऑल्सो रीडिफाइन सीरियस ऑफेंसेस, और क्यों, बिकॉज जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस का जिसको अंडर सेक्शन 86 के अंतर्गत रखा जाता है आइडेंटिफाइज ऑफेंसेस विथ मोर देन 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इसको हीनियस क्राइम माना जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं दिया होता है या फिर मिनिमम सेंटेंस ऑफ लेस देन 7 ईयर का होता है तो इस पर कोई भी बात क्लियरली नहीं करी गई है। एंड दिस इज लाइन विद शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT इन दिल्ली केस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑफेंसेस को सीरियस ऑफेंसेस कंसीडर करने की बात करी गई थी कि चलो हीनियस तो 7 इयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट की अगर सजा होगी तो वो आपका हीनियस क्राइम होगा, लेकिन इसके कम ईयर वाली सजा होगी तो उसको सीरियस ऑफेंस करा जाएगा। एंड ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट इसको चिल्ड्रन कोर्ट में ट्राई आउट किए जाएंगे, ये भी याद रखना है ना। ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रन कोर्ट। नाउ वी हैव द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी नो सील्ड फॉर क्रिमिनल एक्ट इन द हाउस, यानी कि अगर हाउस में क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो वहां पर कोई प्रिविलेज और इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन मेंबर को नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का
आदेश आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया केरला गवर्नमेंट के प्लिया को, जिसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन जो 6 MLAs के खिलाफ रजिस्टर करी गई थी उसको विथड्रॉ करने का प्लिया डाला गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। तो इसको खारिज कर दिया गया है केरला बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। और बेसिकली इन पर आरोप थे वेंडलिज्म का इनसाइड द असेंबली ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन मार्च 2015। तो मार्च 2015 का केस अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है ना। तो ये जो PDPP एक्ट है ये पनिश करता है किसी को भी जो भी कोई मिसचीफ कंडक्ट करता है बाय डूइंग एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। तो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है और उस पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाता है, चाहे कोई भी हो, तो उनको सजा या पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपका MLA ही क्यों ना हो, है ना। PDPP मतलब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 1984। एंड जो केरला गवर्नमेंट है इन्होंने बेसिकली विथड्रॉल ऑफ केस सजेस्ट किया था, कौन से बेसिस पर कि भाई साहब हमारे पास इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस मौजूद हैं जो MLA को दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 194, इसलिए इनके खिलाफ केस नहीं चल सकते। एंड ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस होगा एज MLA's एक्शन, ये आपका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ स्पीकर के अंतर्गत आता है कि वो डिसाइड करे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है नहीं, है ना। तो दूसरा ये तथ्य दिया गया। तीसरा कि स्पीकर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो अप्रूव करेंगे सैंक्शन बिफोर एनी पुलिस एक्शन, है ना। तो पुलिस एक्शन होने से पहले सबसे पहले स्पीकर के पास मैटर जाएगा और वो बेसिकली अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे कि मैटर हाउस के बाहर जाना है या नहीं जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज बेसिकली ये कोई गेटवे नहीं है MPs और MLAs को कि वो जो है एग्जेम्पशंस एंजॉय करे फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ लैंड, है ना। एंड विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट MLA ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस फॉर इलिजिटिमेट रीजन। एंड इससे पहले लोकायुक्त में जस्टिस रिपु सुदन दयाल जो केस देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन भी किया था कि जो मेंबर्स होंगे सेल ओनली पोजेसेस सच प्रिविलेज जो एसेंशियल है फॉर अंडरटेकिंग देयर लेजिस्लेटिव फंक्शन, नॉट कि हर एक एक्टिविटीज में इनको प्रिविलेज एंजॉय होगा, है ना। तो अब मूव करते हैं शॉर्ट न्यूज की तरफ, दैट इज सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज SLDE। तो बेसिकली एज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, है ना, वही बात है। एज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, गवर्नमेंट ने SLDE दैट इज सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है। और कहीं ना कहीं ये रिप्लेस करेगा प्रेजेंट मैनुअल प्रोसेस जो देखने को मिलते हैं जिसके तहत जनरेशन, एक्सचेंज, कंप्लायंस ऑफ लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट होती हैं, और इसको रिप्लेस करेगा डिजिटाइज सिक्योर सीमलेस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज सिस्टम से। ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैलकुलेटर ये भी लॉन्च किया गया है जो एफिशिएंट यूजर फ्रेंडली टूल होगा एंड इट प्रोवाइड्स फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग GHG इमिशन अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स, कि अगर रोडवेज से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उससे कितना GHG इमिशन हो सकता है, तो वो आपका कैलकुलेटर लॉन्च किया गया। नाउ वी हैव द ड्रिंक फ्रॉम टैप सुजल मिशन, है ना। तो पुरी विच इज ए डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, ये फर्स्ट सिटी बन गए हैं इन द कंट्री टू हैव ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी 24 आवर बेसिस पर अंडर द सुजल मिशन जो ओडिशा गवर्नमेंट ने चलाई थी, है ना। तो सुजल मिशन आपका 2020 में लॉन्च किया गया था सो दैट क्वालिटी टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करी जा सके इन मोर देन 15 अर्बन एरिया। और इसमें आपका 24/7 हेल्पलाइन सेंटर है जिसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम है फॉर ग्रीवेंस रिड्रेशन एंड मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है। एंड देख सकते हो नो मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया हैव द सच फैसिलिटी। नाउ वी मूव टू द अर्थ ओवरशूट डे। तो बेसिकली अर्थ ओवरशूट डे वो दिन होता है, वो डेट होता है जब ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज की जो वो नेचर से प्राप्त करता है इन ए गिवन ईयर वो एक्सीड कर जाती है फ्रॉम व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर, है ना। लेट्स से कि जो आपका 29 जुलाई ये आपका 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे रहा है ना, यानी कि जितना नेचर ने रिसोर्स और सर्विसेज जनरेट किया था फॉर द ईयर 2021 वो कहीं ना कहीं 29 जुलाई तक के लिए सफिशिएंट था। उसके बाद ह्यूमंस ने इसको पूरा कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद क्या होगा 29 जुलाई के बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसी को कह रहे हैं हम सिंपल टर्म में अर्थ ओवरशूट डे, है ना।
तो इट मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन ए गिवन ईयर एक्सीड करती है व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर, है ना। एंड इट इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क सिंस 1970 और 29 जुलाई ये आपका 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे रहा है। और पिछले साल का अर्थ ओवरशूट डे आप देख सकते हो 22 अगस्त रहा है, जो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन था फॉर द एडवांसिंग ट्रेंड ऑफ ओवरशूट टिल 2019। एंड दिस ईयर जो प्री 2020 ट्रेंड है वो रिटर्न फिर से आ गया है बिकॉज डिफोरेस्टेशन की घटनाएं बढ़ी है अमेजन रेन फॉरेस्ट की और इंक्रीज CO2 इमिशन बाय द एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट इज योर गोल्ड और रिजर्व्स। तो इंडिया के पास अप्रोक्स 501.83 मिलियन टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है एज ऑन अप्रैल 1, 2015 और ये आपका नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा के माध्यम से रिपोर्ट आई है अंडर द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। और लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर की बात करें, है ना, जो गोल्ड ओर का लार्जेस्ट रिजर्व है आप देख सकते हो बिहार में, है ना। बिहार में 44% ऑफ गोल्ड ओर रिजर्व मौजूद है। उसके बाद राजस्थान है, कर्नाटका, उसके बाद है वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश से झारखंड भी है। ये याद रखना है आपको गोल्ड रिजर्व के बारे में। बिहार में सबसे ज्यादा 44%, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट इज योर इंडियाज साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। और ये जो आपका इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज है ये लॉन्च करी गई 25 जून 2020 को और ये इनिशिएटिव है आपका स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चला रही है सो दैट इंस्पायर किया जा सके एंड सपोर्ट की जा सके इंडियन सिटीज को कि वो क्विक साइकिलिंग फ्रेंडली इनिशिएटिव अडॉप्ट करें, इंप्लीमेंट करें इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। और साइकिलिंग को बेसिकली एज ए मीन ऑफ स्टेइंग हेल्दी फिजिकली और मेंटली का तरीका माना जाता है। आपको ही पता है इससे फिजिकल वर्कआउट होते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी रिलाइव होती है। इट प्रमोट्स इनिशिएटिव जैसे पॉपअप लेन्स, ट्रैफिक काम्ड स्ट्रीट, कम्युनिटी साइकिल रेंटल स्कीम, साइकिल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब इनिशिएटिव प्रमोट करते हैं। एंड रिसेंटली 11 cities were awarded as top 11 साइकिलिंग पायनियर्स जिसमें 1 करोड़ रिवॉर्ड भी दिया गया टू स्केल अप द साइकिलिंग इनिशिएटिव। अब यूनेस्को से बारे में है, यूनेस्को एड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कल तो हमने ढोलवीरा के बारे में देखा था। तो बेसिकली अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इट इज ए प्लेस, इट इज ए रीजन, इट इज ए लोकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ए डिस्टिंक्टिव कल्चरल और फिजिकल इंपॉर्टेंस जिसको आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी के रूप में माना जाता है। तो जो न्यूज साइट्स ऐड किए गए हैं देख सकते हो ओवरऑल वर्ल्ड में। तो नेचुरल साइट में आपके 4 आइलैंड जो जापान में उसे ऐड किया गया है, कोस्टल एरिया ऑफ जियो डाइवर्सिटी जो साउथ कोरिया में उसे ऐड किया गया है, पार्ट ऑफ माउंटेन रिज एट मलाया पेनिनसुला जो थाईलैंड में उसे ऐड किया गया है, कॉरिडोर अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी इन जॉर्जिया उसे भी ऐड किया गया है। कल्चरल साइट में देख सकते हो वी हैव द डच वाटर डिफेंस लाइन, आर्सलैंड माउंट आर्कियोलॉजिकल टेल टर्की में, कॉलोनीज ऑफ वेनो वैलेंस इन बेल्जियम में एंड नीदरलैंड में। तो इसे ऐड किया गया है ना। ढोलवीरा को तो कल ही हमने देखा था, उसे ऐड किया गया इंडिया में। तो वी हैव डिस्कस्ड फ्रेंड्स ऑल दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।